तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे टॉर्क। डन। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का जो डेरिवेशन वगैरह है वो सब चीज़ों का आज हम कवर करेंगे और ये भी पता करेंगे कि टॉर्क को कपल क्यों बोलते हैं, वो सारी चीज़ें पता करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था, जब इंट्रोडक्शन में हमने बात किया था, तो हमने टॉर्क को या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बताया था? इसको बताया था ना, इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स, इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। ये तो इंट्रोडक्शन में बात कर लिया था। अब इसका जो फंडामेंटल जो बुक में दिया गया है उसको समझेंगे एक बार। अब देखना, पहले चीज़ों को थोड़ा समझाते तुमको। अभी अगर मेरे पास एक, मान लो ये मेरे पास एक रॉड है, ये मेरे पास एक रॉड, डन। मैं इस रॉड को यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ। कितने फोर्स? जस्ट एक फोर्स। ये मेरा रॉड है, मैं उसको यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? आगे मूव हो रहा है ना। एनीहाउ ये हो नहीं रहा है क्योंकि इसके नीचे फ्रिक्शन लग रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से मूव करवाऊँ तो क्या हो रहा है? आगे मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है। वो मत देखो। अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? खाली ऊपर जाएगा। तो जब सिंगल फोर्स लगता है तो क्या मोशन करवाता है? वो लीनियर मोशन करवाता है। ठीक है, तो सिंगल फोर्स कौन सा मोशन करवाता है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले रोटेशनल मोशन। तो हम रोटेशनल मोशन पढ़ना चाहते हैं। अब अगर तुम्हें कोई भी चीज़ को रोटेट करना है ना, तो देखो, अगर मैं इसको खाली इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर जाते रहेगा। डन। अगर मुझे कोई चीज़ को रोटेट करवाना है तो मुझे क्या करना होगा? एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे, तब क्या करेगा? रोटेट करेगा। डन है। तो हमें क्या पढ़ना है? रोटेशनल मोशन। ये देखो, मैंने ए फिर से वही पेन ले लिया। अब अगर मैं इस पेन में एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊं और एक वही फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर नीचे की तरफ लगाओ, तब ये क्या करेगा? ए वाला फोर्स इसको ऊपर घुमाएगा, ए वाला फोर्स इसको नीचे घुमाएगा, और कोई भी एक पॉइंट का सेंटर मान के। ठीक है, सेंटर भी हो सकता है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि रोटेशन ऑफ एक्सिस, देखो भाई, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी घुमा सकता हूँ, इस पेन को यहाँ से रख के भी घुमा सकता हूँ, और चाहे तो यहाँ रख के भी घुमा सकता हूँ। वो कंसर्न नहीं कर रहा है। आइडिया मिला? तो ये फंडा है। तो जब भी टू फोर्सेस लगते हैं ना, जब भी टू फोर्सेस लगेंगे तो कौन सा मोशन करवाता है? वो रोटेशनल मोशन। अब देखो, ये जो रोटेशनल मोशन होता है ना, ये भी क्या है? एक फोर्स है, क्योंकि मोशन होना मतलब फोर्स लगना। और ये जो रोटेशनल मोशन को जो फोर्स क्रिएट करता है ना, मतलब ये रोटेशनल मोशन को जो फोर्स क्रिएट करता है, जैसे लीनियर मोशन को जो फोर्स क्रिएट करता है, लीनियर मोशन को जो फोर्स क्रिएट करता है उसको हमने कौन सा फोर्स दिया था? नाम लीनियर फोर्स दिया था। उसको लीनियर फोर्स, यानी हाँ, लीनियर फोर्स तो बोलते नहीं थे, उसको डायरेक्ट फोर्स ही बोलते थे। उसी तरह जो आपका रोटेशनल मोशन क्रिएट करवाएगा उसे हम रोटेशनल फोर्स तो बोलेंगे नहीं। बोलना तो वही चाहिए, रोटेशनल फोर्स है, लेकिन हमने देखो लीनियर फोर्स कभी यूज़ ही नहीं किया है, तो हम उसको फोर्स बोलते थे। तो इसको रोटेशनल फोर्स बोल दोगे तो उसको लीनियर फोर्स बोलना पड़ेगा, फिर न्यूटन का फॉर्मूला यहाँ हुआ था, हौच पौच होगा। तो उसी चक्कर में बचने के लिए ये जो रोटेशनल में जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम टॉर्क। ये जो रोटेशनल फोर्स है ना, जो फोर्स इसको रोटेट करवाता है, उसी का नाम क्या है? टॉर्क। अब इसको कपल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कपल ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अब कपल ऑफ फोर्स बोलने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कितने फोर्सेस लगते हैं? दो फोर्सेस लगते हैं, और वो इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड के। मतलब दो इक्वल फोर्सेस लग रहा है ना यहाँ पे, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दो फोर्सेस तो लग रहा है ऑपोजिट के। तो दो फोर्सेस मतलब कपल, ऑपोजिट, मेल फीमेल, ऑपोजिट, यहाँ पे ऑपोजिट फोर्सेस, तो इसलिए कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको। तो अगर मुझे टॉर्क का डेफिनेशन लिखना पड़े, टॉर्क या फिर कपल ऑफ फोर्स का, टॉर्क का लिखते हैं बट इन टर्म्स ऑफ कपल ऑफ फोर्स। ठीक, तो टॉर्क क्या होता है? इट इज़ ए फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन। इजी, एकदम इजी हो गया। रोटेशनल मोशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड it is also called couple of force। क्यों? because two equal and opposite forces are required to rotate आ सिस्टम। डन। अब देखो, अब इसका ज़रा यहाँ पे ज़रा बेसिक डेरिवेशन करते हैं, सिंपल 2 मास को लेके। अब देखो, मैं मानता हूँ कि
मेरे पास कुछ एक सिस्टम है, तो ये मेरे पास एक रॉड है, फंडामेंटल डेरिवेशन करवा रहा हूँ तो कि आता कैसे है, तो फोर्स इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो आता कैसे, आज पता करते हैं। अब देखो, जब मैं इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगवाने वाला हूँ, डन, और जब मैं इसके ऊपर देखो यार, एक फोर्स ऊपर लग रहा है तो इसको रोटेट करवाने के लिए दूसरा फोर्स क्या है इसका ऑपोजिट में लगवाना होगा, डन। अब ये क्या करेगा, ए वाला फोर्स इसको कौन से डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज़ क्लॉकवाइज करने वाला है, क्लॉकवाइज करेगा ना, घड़ी के डायरेक्शन में। घड़ी का कांटा कैसा टक 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 ऐसा घूमता है ना, ए वाला फोर्स भी इसको कैसे रोटेट करवाएगा, क्लॉकवाइज करवाएगा। सो दोनों फोर्स क्लॉकवाइज मिलकर कैसे इसको गोल गोल घुमाने लग जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ कि ये इस पॉइंट को रख के रोटेट कर रहे हैं, डन, इस पॉइंट को रख के रोटेट कर रहे हैं जो उसका सेंटर ऑफ मास है। अपना का मतलब टॉपिक को इजी करने के लिए सेंटर ऑफ मास को मैंने मान लिया यहाँ पे। अब ए सर्टेन डिस्टेंस आर पे है, ए बी से सर्टेन डिस्टेंस आर पे, और दोनों इक्वल डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से एक रॉड है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ इफेक्ट ऑफ ये जो पहला फोर्स है ना, ये पहला फोर्स इस पर कितना इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो आप बोलोगे ये पहला फोर्स क्रिएट कर रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स कितना, आर क्रॉस एफ। ये पहला वाला फोर्स, ए वाला फोर्स कितना आर क्रॉस एफ करवा रहा है, सेकेंड वाला कितना करवा रहा है, ए बी आर क्रॉस एफ। पहला फोर्स आर क्रॉस एफ, सेकेंड वाला फोर्स भी आर क्रॉस एफ इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो नेट इफेक्ट कितना हो रहा है, नेट करने के लिए प्लस करेंगे, तो नेट इफेक्ट कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे, दोनों को प्लस करेंगे, 2r क्रॉस एफ। अब देखना, एक क्रॉस वगैरह छोड़े, इंटू सोच लो, आर एफ, तो 2rf क्रिएट हो रहा है। अभी देखो ये 2r क्या है, 2r क्या, ए डिस्टेंस नहीं है। अब अगर तुम देखो ये डिस्टेंस क्या है, एकदम परपेंडिकुलर है ना, दिख रहा है परपेंडिकुलर है ना, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, तो पहला बात 2r यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, वो भी कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 2r, और उसके साथ क्या है, कोई भी जस्ट एक फोर्स को अप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्सेस क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के। तो ये होता है नेट इफेक्ट, और नेट इफेक्ट क्या होगा, रोटेशनल, और वहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो कौन सा, रोटेशनल फोर्स होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे, डन। अब अगर इसका यूनिट की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर देखो तुम्हारा डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में, फोर्स को न्यूटन में, तो टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, डन। ए इसका ऐसा यूनिट हो गया। यहाँ तक हमें बातें समझ आया। अब देखो, अब जाते हैं इसके नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक पूरा बढ़िया से समझ आ गया। अब जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आ जाते हैं, अगर कोई एक तुम्हारे पास सिस्टम दिया है तो तुम कैसे करोगे। अब देखो, एक नेक्स्ट केस लेते हैं, नेक्स्ट केस ले लेते हैं। अब तुम्हारे पास कुछ ऐसा केस है, ऐसा मैंने कुछ सिस्टम को रख दिया। अब यहाँ भी एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा, रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। तो ये क्या परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस कहाँ रहेगा, ये क्या परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है जो दिया है, नहीं है, तो हमें इस केस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना होगा, डन। तो मान लेते हैं इनका बीच का डिस्टेंस आपको r उतना दिया है। अभी निकालने के लिए मान लेते कि ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। थीटा मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ये जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो ए अगर थीटा रहेगा, वर्टिकली ऑपोजिट ए बी थीटा, डन है। अभी मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, ए बी चाहिए, डन। क्योंकि अगर मैं यहाँ इस केस में टॉर्क निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और फोर्स चाहिए। इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा, ए वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ए क्या है, फोर्स के डायरेक्शन में ही तो है ना, ए डिस्टेंस हमें ए बी चाहिए। तो ए बी निकालने के लिए हम साइन थीटा यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, देखो ए अगर थीटा है तो इसका ऑपोजिट में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आया कि नहीं। ए अगर थीटा है तो इसका ऑपोजिट में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस आर। तो ए बी कितना आ रहा है तुम्हारे पास, आर साइन थीटा आ रहा है ना। तो यहाँ से तुम टॉर्क निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, आर साइन थीटा और साथ में फोर्स को एफ। तो यहाँ से भी इसको लिख सकते हो तुम आर एफ साइन थीटा, डन। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अगर हम कुछ और भी केसेस डिस्कस करना चाहें तो वो एक हो सकता है कि जिसका रिलेशन आता है ना कि टॉर्क इज इक्वल टू आई एम कैसे आता है, वो वाला निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, वी नो
टॉर्क क्या होता है तुम्हारा, फोर्स, अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये होता है हमारा टॉर्क। ये बातें क्लियर है हमें। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी निकालेंगे, अभी निकालेंगे कुछ देर में। अब देखो फोर्स क्या होता है, ये जो फोर्स है लीनियर फोर्स है, तो इस फोर्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब थोड़ा देर पहले ही मैंने रिलेशन लिखवाया था कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बाई आर लिख सकते हैं, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या, अल्फा इंटू आर लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एम, ए की जगह में क्या लिख रहा हूँ मैं, अल्फा आर। तो यहाँ से टॉर्क कितना आ जाएगा मेरे पे, आर एस स्क्वायर, आर इंटू आर एस स्क्वायर एम अल्फ़ा। इसको थोड़ा मैं बढ़िया से सजा के लिखूँ तो ये क्या है, एम आर एस स्क्वायर अल्फ़ा नहीं है, और हमें पता है एम आर एस स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि नहीं, एम आर एस स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम पढ़ के रखें। तो यहाँ से एक और रिलेशन होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे पता है हम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको, एज ए मास को लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे हमने जो वाला फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेम भी यहाँ पे वही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे कौन सा मास था, वो इनर्शियल मास था, डन है, वो इनर्शिया का मास था कि मास का कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो ये एक रिलेशन हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, ए वाला रिलेशन। आओ अब बात कर लेंगे इसका एक और केस का। एक केस है, तो मैंने बताया था टॉर्क के लिए दो फोर्सेस चाहिए, बट अगर हम हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखें, अगर आप आपके घर के डोर को देखो, तो जब आप डोर को ओपन कर रहे होते हो तो आप यहाँ पे कितने फोर्स लगाते हो, एक हाथ से यहीं पे धक्का देते हो खाली, और ये डोर अपना आप खुल जाता है। पर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ को रोटेट करवाना है तो हमें दो फोर्सेस चाहिए, बट इस केस में क्या, एक ही फोर्स में रोटेट हो रहा है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अब देखो अगर यहाँ पे एक फोर्स में आ रहा है फिर तुम्हारा फिजिक्स मतलब बेकार हो जाएगा। अब इसको फिर भी समझते हैं। अब देखो जब तुम यहाँ पे फोर्स लगा रहे होते हो ना, तो मतलब है थ्रू आउट द बॉडी में फोर्स लग रहा होता है। अब जब यहाँ पे फोर्स लगता है, यहाँ पे एक हिंज होता है, ये जो हिंज होता है, जब यहाँ पे हिंज में फोर्स लगता है ना, जब आप इस तरफ लगाते हो तो हिंज क्या करता है, उसको ऑपोजिट फोर्स लगवा देता है, बोलता है कि नहीं भाई तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। मतलब सीन कुछ ऐसा है, जो कड़ी होता है ना, ये ऑपोजिट फोर्स लगवाता है। तो अब अगर अभी तुम देखो कि फंडामेंटली क्या हो रहा है, फंडामेंटली हो क्या रहा है, तुम यहाँ से फोर्स लगा रहे हो ऊपर, हिंज क्या कर रहा है, यहीं से लगवा रहा है फोर्स नीचे, ये तुम लगा रहे हो ऊपर, ये हिंज लगा रहा है नीचे। तो यहाँ पे क्या है, कपल ऑफ फोर्स बन नहीं रहा है, फंडामेंटली कपल ऑफ फोर्स बन रहा है ना, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल कि आप एक ही फोर्स लगा के कोई भी चीज़ को रोटेट कर लो। आप अगर एक फोर्स लगाओगे तो लीनियर मोशन ही वो करेगा, डन है। तो इस केस में भी अगर हम देखें तब भी टॉर्क का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, जो फोर्स हम लगा रहे थे वही सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है यहाँ पे, बट वो फोर्स के बराबर होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, आर। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, विथ, डन है ना। तो तुम्हारा डोर कितना चौड़ा है, विथ ऑफ द डोर, जिसको हम डी मान लेते हैं, तो डी क्रॉस एफ या फिर डी इंटू एफ। ये बातें समझ आया। अब बात करेंगे टॉर्क वेक्टर है कि स्केलर है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डन है। अब जब वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें उसका डायरेक्शन निकालना होगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए आप फंडा कुछ ऐसा फॉलो करोगे। टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए फंडा कुछ ऐसा रहेगा। अब सपोज मैंने तुम्हें दे दिया, अब देखो यही पे वो फंडा, तुम इसको देखो, अगर टॉर्क हमने क्या लिखा था, हमने टॉर्क को क्या लिख दिया था, टॉर्क हमने आर क्रॉस एफ लिखा था ना, बस यही फंडा है। तो तुमको क्या करना है, अपना राइट हैंड को लेना है, आर के, देखो सपोज ऐसा करो, ये तुम्हारे पास एक डायरेक्शन आर है, डन, और तुम्हारे पास एक डायरेक्शन एफ है। यहाँ पे तुम आर, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तो क्या करोगे, पहले तुमको आर के डायरेक्शन में हाथ को रखना है, रखा, फिर एफ को पकड़ने का ट्राई करो। ऐसा करोगे तो एफ पकड़ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ऐसा रख के अगर तुम एफ को पकड़ोगे तो आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, एफ तो इस तरफ है ना। तो ऐसा करके एफ को पकड़ो तो कहाँ लग रहा है टॉर्क, नीचे लग रहा है। तो ऐसे करके हम पता करते हैं नीचे लग रहा है, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन नीचे है। तो ऐसे करके हम पता करते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या रहेगा। अब देखो अगर तुमको इसी केस में निकालना है जो हमने इस कंडीशन में किया था, ये मैंने यहाँ पे एक फोर्स ऊपर लगाया था, यहाँ एक फोर्स नीचे लगवाया था, इनके बीच का डिस्टेंस आर था, डन। अब देखो पूरा डिस्टेंस को यार लिख देते हैं। अब इस केस में अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अब देखो इसको निकालते, ठीक है, इसको छोड़ते, मैंने अप्लाई ये किया था, मानते। तो मुझे क्या करना है, पहले आर के डायरेक्शन में हाथ को रखना है, आर के डायरेक्शन में हाथ ए भी है, ए भी आर के डायरेक्शन में, ए भी आर के डायरेक्शन में, ऐसा करके रखूँगा तब भी आर के डायरेक्शन में ही है ना।
तो आर के डायरेक्शन में मैंने हाथ रखा। अब मुझे किसको पकड़ना है, एफ को पकड़ना है। क्या मुझे एफ पकड़ में आ रहा है, एफ कहाँ जा रहा है, एफ तो ऊपर जा रहा है ना, क्या पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मैं ऐसा रख के पकड़ूँ तो हाँ एफ ऊपर जा रहा है, मैं उसको पकड़ पा रहा हूँ। तो टॉर्क कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, ऊपर, ऊपर का डॉट से लिखते हैं। आई होप आपको ये सारा फंडा क्लियर हो रहा है। डन। और एक फाइनली एक जो लास्ट न्यूमेरिकल टाइप बचता है, इसमें ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल लिया है। और एक जो लास्ट बचता है हमारे पास वो है एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या होता है, आपके पास आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया जाएगा ऐसा करके 2y + 3j - 4k ऐसा पोजीशन वेक्टर दे देगा। आपको फोर्स का वेक्टर भी दे दिया जाएगा, वो मान लेते 3i + 4j + 2k फोर्स वेक्टर भी देगा। आपको बोलेगा आप टॉर्क निकाल के बताओ। तो हमें पता है टॉर्क = क्या होता है अपना r क्रॉस f। इसको कभी भी f क्रॉस r नहीं लिखना, f क्रॉस r लिखने पे डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा, इसीलिए उसको f क्रॉस r कभी नहीं लिखते हैं। क्योंकि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव टॉर्क चाहिए, नेगेटिव टॉर्क नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ऊपर i j k लिख दिया जाता है। डन। ऊपर i j k लिखोगे, नीचे क्या करना है, पहले r है तो r का कंपोनेंट नीचे लिख दो। तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और यहाँ पे -4 लिख दिया। डन। फिर फोर्स के कंपोनेंट नीचे लिखो 3, 4 एंड 2। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले i लिखो, लिखने के बाद ऐसा कुछ क्रॉस काट लो। अभी ऐसा पहले ये वाला टर्म आपको दिख रहा है ना, तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 = 6 -4 4 = 16 और भी -16, ठीक है ना। तो -16 ए वाला माइनस, ये जो 4 4 = -16 आया और ए वाला माइनस आपस में मिलके +16। उसके बाद आपको माइनस लिख के j लिख देना है। फिर आपको ए कटा ऐसा काट लेना है। ऐसे काटोगे तो पहले क्या दिखेगा आपको 2, तो 2 2 = 4, ए वाला 2 और ए वाला 2 4। फिर माइनस लिख देना है, माइनस लिख के -4 -3, 3 4 = 12, वो भी -12 आएगा। तो -12 और ए वाला माइनस मिलके +12। फिर k लिख देना है प्लस, ठीक है, एक पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। उसके बाद जब k लिखोगे तो इसको काट लोगे, इसको काटोगे तो तुमको पहले क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, 2 और 4, 2 4 = 8 माइनस +3 इंटू करेंगे 3 3 = 9। डन है। तो यहाँ से सॉल्व आउट कर लेंगे तो i 6 कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस j के जगह में कितना आएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस k के साथ -1। तो इसको सजा के लिख दोगे 22i - 16j - k। तो ये है आपका टॉर्क। ये एक फाइनल बचा था, तो ऐसे निकालते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट, और ये जो मैंने किया है ना इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डन। तो इसी के साथ हमारा टॉर्क कंप्लीट होता है। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है इस टॉर्क के बारे में। जो भी फॉर्मूले थे हमने सारे ड्राइव कर लिया। ये जो फॉर्मूला है मैंने इसको भी ड्राइव करके दिखाया कि इसको कैसे करते हैं, आई अल्फ़ा कैसे आता है। फिर हमने यहाँ पे केस भी देखा, जो हम लोग घर में एक ही फोर्स लगा के रोटेशनल करवा देता है, असल में वहाँ पे 2 ही फोर्स लग रहा होता है, एक और रिएक्शन फोर्स होता है। फिर हमने ये भी देखा, अगर 2 वेरिएबल फोर्स, देखो अगर दो फोर्सेस दिया है, मतलब एक सिस्टम दिया है जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स तो लग रहा है, बट उनके बीच में क्या है, कुछ एंगल है। तो उस एंगल के केस में भी हमने ड्राइव करके देखा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल के लिखते हैं हम। डन। फिर हमने एकदम स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था कि टॉर्क का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स होता है जो रोटेशनल मोशन में होता है। हमने देखा सिंगल फोर्स लगाने पे लीनियर मोशन होता है और उसको लीनियर फोर्स बोलना चाहिए, बट हम बोलते नहीं है, फोर्स बोल देते हैं। तो रोटेशनल के केस में रोटेशनल फोर्स यूज़ नहीं करने वाले होंगे। उस तरह हमने देखा जब 2 फोर्सेस लगता है तो रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है, और उसी रोटेशनल मोशन को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और यहाँ पे 2 इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ के माफिक है, तो इसको कपल ऑफ फोर्स भी बोलते हैं हम। अब देखो टॉर्क का हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा था एक सिंपल सा, इट इज़ अ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स बिकॉज 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू रोटेट ए सिस्टम। फिर हमने इस फोर्स का इसको निकालने में, मतलब जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना उसको निकाल के भी देखा है हमने। इस पर एक सिस्टम लिया था, फिर मैंने ये आधे में क्या RF लग रहा है, इस आधे में RF लग रहा है, तो टोटल कितना लग रहा होगा 2 RF। तो वहाँ से हमने निकाला टॉर्क का फॉर्मूला, फिर हमने इसका यूनिट भी देखा। तो यही है पूरा फंडा आपका क्लास 11 का टॉर्क में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।